हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जीपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर फिजिक्स का वीडियो लाइए, इसलिए हम आप लोगों के लिए आ गए हैं लेके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो तीन बातें बता देते हैं आप लोग को। फिजिक्स में जो 25 मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव बना है, और बच्चों का सबसे ज्यादा डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आप लोगों को शुरुआत मॉडल सेट या पीवाईक्यू से नहीं कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिट को अच्छे से समझ गए। हर चैप्टर में हम लोग लगभग जितना क्वेश्चन हो सकता है वो सारे करेंगे, और इन्हीं में से आपका मॉडल सेट, पीवाईक्यू सारा चीज डाल दिया गया है। आप अगर इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, मेरा गारंटी है कि 25 में 25 क्वेश्चन हमारे ही सीरीज से आएंगे, गारंटी है। तो आप लोग ज्यादा समय नहीं लिए बिना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम 9वां यूनिट पढ़ाएंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इसमें हो सकता है कि 3 या 4 हमारा वीडियो आए। और हम 15 से 20 क्लास में, लगभग 15 क्लास में हम आपका पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपके सामने 5-6 ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। और कितना पड़ेगा, सारा पीवाईक्यू, सारा मॉडल सेट आज तक जितना है सब डाल दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से होता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन का विस्थापन, प्रोटॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इनमें से कोई। तो आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा केमिस्ट्री से सीखेंगे, समय कम है, स्पीड बोलेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये एक कोई वस्तु है ए, और ये कोई वस्तु है बी। अगर ये समझ गए तो आपका 8-10 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ये ए वस्तु है और ये क्या वस्तु है बाबू, बी। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वस्तु जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु में जो होते हैं वो पढ़े होंगे परमाणु में कि सर इसके ये नाभिक है, और नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में देखिए समझिए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन में जो होती है वो प्लस चार्ज होती है, और आप जानते हैं वो कितना प्लस चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होती है वो माइनस होती है, इतना ही होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देना है, अभी हम लोग एग्जाम व्यू से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहां पाया जाता है, हमारे नाभिक में। ध्यान रखेंगे, नाभिक में, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहां पाए जाते हैं, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बताना चाहते हैं, नाभिक में एक बल लगता है, इसे कहते हैं लोग नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहते हैं, इनका लेन देन नहीं होता है। केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, तो हमेशा लेन देन इलेक्ट्रॉन का किए होंगे। तो आप याद रखेंगे कि हमेशा जो लेन देन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। एक बात क्लियर हो गया, लेन देन किसका होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये थोड़ा सा हम जो पढ़ा रहे थे ए और बी, तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ए में मान लीजिए कि हम अपने से मान लेते हैं कि इसमें 4 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन। तो केमिस्ट्री के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ईमानदारी से बताइए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएगा, 0। क्योंकि अभी हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होती है वो कितनी होती है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है इतना ही होती है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर दोनों को मिला दिया जाए चार्ज, तो देखिएगा चार्ज कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलके जो चार्ज बनाया 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाया, 0। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाया, 0। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाया, 0। यानी कि अभी देखा जाए तो ए पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अगर आप देखें ए पर तो 0 चार्ज है, कहने का मतलब ये उदासीन है, न्यूट्रल है। अब सेम देखिए बी पर, बी में मान लेते हैं 3 प्रोटॉन है, ये हम मान रहे हैं 3 ही होंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 3 प्रोटॉन है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 3 ही होंगे। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएगा, 0। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर चार्ज 0। यानी अगर आप देखें कायदे से तो ईमानदारी से बताइएगा इस पर भी चार्ज कितना है, 0। यानी ना ए चार्ज है ना बी चार्ज है। तो चार्ज कब होता है, इसके चार्जिंग के 3 मेथड है जो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ते हैं। अभी समझिए कि अगर ए और बी के बीच हम घर्षण करा दें, क्या करा दे बाबू, घर्षण, क्योंकि ये चार्ज करने का एक मेथड होता है। तो घर्षण कराने से आप लोग पढ़े होंगे कार्यफलन। तो जिसका कार्यफलन कम होगा, मान लीजिए इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा है। तो जिसका कार्यफलन कम होता है, यानी कि वर्क फंक्शन कम होता है कार्यफलन, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, हम एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहे हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, तब जरा ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा,
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब अगर आप देखें इसका सेटिंग ठीक है, इसका सेटिंग ठीक है, इसका सेटिंग सही है, इसका सेटिंग गड़बड़ा गया, यानी कि देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव भाग गई, यानी कि बताइए कि ये अब अपने आप को क्या बताएगा कि हम सिंगल है, और सिंगल में कैसा सिंगल है, पॉजिटिव सिंगल है, यानी कि यहाँ चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए जब ये यहाँ पे आ गई इलेक्ट्रॉन, तो इसका सेटिंग ठीक है, इसका सेटिंग इसका ठीक है, लेकिन इसका सेटिंग बचा नहीं, यानी कि ये अपने आप को वैकेंट अपने आप को सिंगल शो कर देगा, यानी कैसा चार्ज शो कर देगा, नेगेटिव, यानी इस पर कैसा चार्ज दिखने लगेगा, याद रखिएगा कैसा चार्ज दिखने लगेगा, नेगेटिव। आप जरा ईमानदारी से बताइए कि ये चार्ज कब आया, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने का मेन कारण है इलेक्ट्रॉन का लेन देन। प्रोटॉन का लेन देन कभी नहीं होगा क्योंकि ये नाभिक में होता है, एकदम ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लेन देन कभी नहीं होगा, हमेशा लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन से कम लेन देन नहीं हो सकता। जैसे हम विद्यार्थी पढ़ाएंगे तो 3 को 5 को 10 को 20 को 200 500, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3.5 विद्यार्थी पढ़ाएं 17.5 विद्यार्थी पढ़ाएं, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। अब एक चीज यहाँ से दो बातें और आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो रही है, निकल रही है इससे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, एकदम ये सब याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, ये दो बात है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से, इलेक्ट्रॉन की कमी करने से कैसा चार्ज आता है बाबू, ध्यान से रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, शुरू में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन आप देखिए इसके पास कम है और प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन अधिक होने के कारण। बाबू प्रोटॉन अधिक होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण। तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन के टर्म में दीजिएगा, जब भी दीजिएगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। 90% बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, उनको लगता है पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन की अधिकता के कारण। प्रोटॉन का अधिकता या कमी नहीं होती है, प्रोटॉन 4 है 4 ही रहेगा, कमी या अधिकता होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो आप एक बात एकदम दिलो दिमाग में सेट कर रखिएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे जब कोई वस्तु नेगेटिव चार्ज है तो शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जानते हैं बराबर होता है। नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। दूसरी बातें समझनी है, द्रव्यमान के केस में क्वेश्चन आपको पूछता है द्रव्यमान। तो एक बात क्लियर रखिएगा कि ए जो है इलेक्ट्रॉन निकाला है तब तक पॉजिटिव चार्ज हुआ है, यानी हम पॉजिटिव होने के लिए हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते होंगे कितना होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इतना द्रव्यमान की कमी होगी, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए मेरा बॉडी में मेरा पूरा द्रव्यमान, मेरा मास 60 kg है, अगर हम हाथ काट के तुमको दे दें तो हाथ का जितना द्रव्यमान होगा उतना घट जाएगा ना, 2 kg घट गया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी द्रव्यमान क्या होगी, तो याद रखिएगा द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अब कोई चीज ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगी, द्रव्यमान क्या होगी, तो याद रखिएगा द्रव्यमान बढ़ेगी। तो आपके लिए यहाँ से जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है वो ये सब है। कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होती है। नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। दूसरा बात है एकदम दिलो दिमाग में सेट रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो त्याग किया है यानी उसकी द्रव्यमान कम हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है मतलब ग्रहण किया है यानी इसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन संभव है, एक इलेक्ट्रॉन का, अधिक से अधिक कितना नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है, तो आपको पहले बता दिए कभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का विस्थापन नहीं होता है, हमेशा किसका विस्थापन होगा, इलेक्ट्रॉन का। आंसर चला जाएगा सी नंबर। इंग्लिश में when two objects are rubbed then क्या ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। यह घटना सबसे पहले किसने देखी, तो याद रखिएगा चैप्टर जब शुरू होता है यही पढ़ाते हैं थेल्स। तो सबसे पहली बार थेल्स में देखा था कि उसको मिला था अंबर। अंबर को यूनान में एक सवाल ये भी आ सकता है, अंबर को यूनान में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थेल्स यूनान का साइंटिस्ट था।
कहाँ का साइंटिस्ट है बाबू? यूनान का। और वो अंबर पाया था बाल्टिक समुद्र के नजदीक, जो किसी भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा था। तो आंसर आपका चल जाएगा थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश का कारण, अभी समझाए थे कि आवेश का मेन कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखते देखते काट देना है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। तो द कॉजेस ऑफ चार्ज चार्जिंग ए बॉडी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को धन आवेशित होने का मतलब है, अभी बोले थे 90% बच्चे मार देंगे कि सर ये तो धन आवेशित है। धन आवेशित मतलब इसमें क्या दिखता होगा? प्रोटॉन क्या दिखता? तो हम आपको समझाए थे धन आवेशित हो चाहे ऋण आवेशित हो, ये आंसर कभी नहीं जाएगा। प्रोटॉन का लेन देन होता ही नहीं है। तो धन आवेशित का मतलब कब होगा? हम पॉजिटिव कब होंगे? जब त्याग करेंगे, यानी हमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और ऋण आवेशित होता तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती? अधिकता होती। एकदम ये क्लियर रखिएगा, प्रोटॉन के साथ कभी नहीं जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु को ऋण आवेशित होने का मतलब ऋण कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी, यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की जड़ लिख दिया है टाइपराइटर, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होगा? हम इसके लिए ट्रिक दिए होंगे कि कुछ वस्तुएं पॉजिटिव होती है, कुछ वस्तुएं नेगेटिव होती है। आप लोग को याद रखने में बड़ी दिक्कत होता है, इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए थे पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला ट्रिक बनाए थे, याद है आप लोग को? नहीं याद है तो याद रखिएगा, बहुत कमाल का है। अनुष्का शर्मा ने ऊनी बाल वाली बिल्ली को, अनुष्का शर्मा ने ऊनी बाल वाली बिल्ली को कांच की छड़ से मार डाला। ठीक है, याद है ना? मूवी देखे होंगे आप लोग, अनुष्का शर्मा ने जिंदगी बर्बाद कर दिया था एक बिल्ली। तो याद रखिएगा, अनुष्का शर्मा मतलब हमारे भाभी जी है, तो ये हमेशा कौन चार्ज होती है? पॉजिटिव। तो ऊनी वस्त्र जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, हमारा हेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और बिल्ली का खाल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और कांच की जो छड़ होती है पॉजिटिव चार्ज होती है। देखिए जरा सा यहाँ पे, यहाँ कांच की छड़ है और एक सिल्क है। सिल्क मतलब आपका रेशम। तो जरा सा दो को वस्तु यहाँ है, कांच की छड़ और एक सिल्क। तो क्या हमारे इस ऑप्शन में कौन तो दिख रहा है हमको? कांच की छड़ मतलब कौन चीज है? पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है सिल्क क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि जब ये दोनों का रगड़ा जाएगा तो हम ट्रिक से समझ लीजिए कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं, सारा ऑप्शन सिल्क के रूप में है। तो ईमानदारी से बताइए सिल्क कैसा है? नेगेटिव। यानी सिल्क इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? प्राप्त करेगी, यानी सिल्क इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो क्या लिखा है, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी? नहीं, सिल्क से इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करेगी? सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करेगी, सिल्क प्राप्त करेगी। तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, हाँ सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा तभी सिल्क नेगेटिव होगा। समझ गए? अब प्रोटॉन वाला तो देखते देखते काट देना, क्योंकि लेन देन इलेक्ट्रॉन का होता है। अब दो ही ऑप्शन है मेरा, पहला सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा या सिल्क से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सिल्क से इलेक्ट्रन लेता तब पॉजिटिव होता, लेकिन ये तो नेगेटिव है, यानी सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि सिल्क विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। ये ट्रिक बड़ा कमाल का है जो हम बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को जब ऋण आवेशित किया जाता है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? याद रखिएगा कि कोई भी साबुन का बुलबुला मान लीजिए इतना बड़ा है, और इसको अगर ऋण आवेशित करिए चाहे धन आवेशित करिए तो ये आवेश जो है सेम नेचर के है, यानी प्रतिकर्षण होंगे। आप पढ़े होंगे सेम नेचर के आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब प्रतिकर्षण होंगे तो इसकी साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी इसका मतलब सीधा सीधी इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ दो क्वेश्चन आता है, और सिकुड़ने की प्रवृत्ति, एक आता है सिकुड़ने की और एक आता है फैलने की। तो आप क्या देखें कि अगर किसी भी साबुन के बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं तो ये फैलता है। क्यों? क्योंकि सेम नेचर के आवेश के बीच क्या होने लगता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण यानी दूर दूर जाने लगता है। तो फैलने की प्रवृत्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि उसको सिकुड़ने नहीं देगा, फैलाएगा। तो फैलने की प्रवृत्ति बढ़ गई, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा। और त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, चाहे धन आवेशित करिए चाहे ऋण आवेशित करिए। आई होप क्लियर होगा, यानी कि इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि दो चीज है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तभी संभव है जब ए प्लस हो और बी माइनस हो। अब आगे बढ़ रहा है, आवेश बी और सी, यानी बी और एक सी है, ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इसका नेचर तो पहले पता है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो आकर्षित करेगा। अब बोल रहा है ए और सी क्या करेगा? तो ए और सी देखो प्लस प्लस सेम नेचर में क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी विल रिपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ज्ञात किया। यानी आप लोग को भी पता है आवेश का वैल्यू कितना होता है?
इतना होता है अब इसका न्यूनतम मान। देखिए समझिए, अब इसका न्यूनतम मान क्या होता है, अभी पढ़े थे हम, ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। अब इसका आएगा जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। अब कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। और ये सबसे कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम लेन देन संभव नहीं है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 2 से गुना कर देंगे, 3 करेगा 3 से गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है इसका वैल्यू सबसे पहली बार किसने निकाला, तो याद रखिएगा मिलिकन निकाला है, कोई पॉइंट नहीं है, रटिए बैठिए। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बराबर होता है, अभी तो पढ़ा 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है। देखिए बाबू 90% बच्चे हैं गलती करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पूछा है बल्कि इसका कौन आवेश पूछा है, विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना हो, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसी का भी निकालना हो, तो आप सिंपल लेंगे इलेक्ट्रॉन का, अभी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, फार्मूला होता है बाबू इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यही फार्मूला होता है कि जिसका भी विशिष्ट आवेश निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, उसका चार्ज बटे उसका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अगर आप इसको सही से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। समय कम है, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिए। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए, वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी कांट बी लेस देन। तो हम आपको अभी सिखाए थे कि वस्तु पर कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे कम आवेश संभव नहीं है, यानी हम कम से कम एक विद्यार्थी पढ़ा सकते हैं, उससे कम नहीं पढ़ा सकते, है कि नहीं। आगे देखिए, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, तो आपको याद रखना अल्फा कण का आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये अल्फा कण का आवेश है, याद रखिएगा जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक क्या है। आपको एक चीज बता देते हैं आवेश के बारे में, 2-3 बातें। आवेश का सबसे पहला पूछेगा SI मात्रक, तो कूलम या एम्पियर सेकेंड, कूलम या एम्पियर, कूलम इसका स्पेशल मात्रक है। और आवेश का पढ़े होंगे Q बराबर क्या होता है IT, I मतलब धारा, धारा का एम्पियर, और T मतलब समय, समय का सेकंड, यानी इसका SI मात्रक कूलम या एम्पियर सेकंड होता है। अगर इसका पूछ ले गलती से सीजीएस मात्रक, तो स्टेट कूलम या ESU होता है। अगर पूछ ले इसका निरपेक्ष मात्रक, एब्सोल्यूट यूनिट, निरपेक्ष मात्रक, तो बाबू याद रखिएगा एब कूलम या EMU होता है। अगर पूछ ले छोटी मात्रक, तो बाबू याद रखिएगा फ्रैंकलिन होता है। पूछ ले बड़ी मात्रक तो क्या होता है बाबू, फैराडे। और इसका वैल्यू भी याद रखेंगे, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, यानी दिख रहा होगा एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो आपको इतना बात याद रखना, अब इसका SI मात्रक कूलम या एम्पियर सेकेंड, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम या ESU, निरपेक्ष मात्रक एब कूलम या EMU, छोटी मात्रक फ्रैंकलिन, बड़ी मात्रक फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो आवेश का SI मात्रक क्या है, देखिए एम्पियर तो है नहीं, एम्पियर सेकेंड हाँ है, ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एम्पियर सेकेंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की विमा क्या होती है। तो अभी आवेश का आप लोग SI मात्रक पढ़े थे, कूलम या एम्पियर सेकेंड, इससे नहीं लिख सकते, इससे लिख सकते हैं ए का ए और सेकेंड का टी, एटी। देखिएगा कई जगह पे एम्पियर को IT भी लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एटी होगा इसका आंसर, एटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बाबू याद रखिएगा एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप ये याद ही रखिएगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम अभी नहीं करेंगे, फाउंडेशन में जब पढ़ाते हैं तो इसको पूरे निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, तो टेंशन लिए बिना आप याद कर लीजिएगा। एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार जेक पूछ रहा था 2 कूलम में कितना होगा, सिंपल 2 से गुना कर लीजिए, 2 into 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि गुना कर लीजिएगा 5 × 10 हासिल 1 6 × 12 13 हासिल 1 6 × 12 13, यानी 13.30, ठीक है, इनटू 10 का घात 18, नहीं 2 5 10 हासिल 1 6 × 12 13, अच्छा सॉरी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। 2 5 10 हासिल 1 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, यानी 12.5 into 10 का घात
18 इलेक्ट्रॉन 2 कूलम में। 3 कूलम में बोलेगा इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, 4 कूलम में बोलेगा 4 से गुना कर दीजिएगा, यानी आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवा, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम? एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, याद रखिएगा कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और स्टेट कूलम का 3 नाम है, एकदम बहुत, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए अब ये वैल्यू लिख दीजिएगा। और स्टेट कूलम का दूसरा नाम है ESU। और याद रखिएगा स्टेट कूलम का वैल्यू ही के बराबर होता है किसका? फ्रैंकलिन। ये 3 बातें याद रखिएगा कि हम स्टेट कूलम की जगह ESU या फ्रैंकलिन का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा ध्यान से देखिए, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम, यानी एक कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम नहीं पूछा, बल्कि एक स्टेट कूलम बराबर पूछ दिया कितना कूलम, यानी उल्टा पूछ दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/3 × 10⁹ इधर ले आना है, तब इधर बच जाएगा कितना वैल्यू 1, और ये बच जाएगा स्टेट कूलम, सिंपल सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम को रख लीजिएगा, कूलम इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलम। तो आप जरा से बताइए 1 स्टेट कूलम का वैल्यू कितना हो गया? 1/3 × 10⁻⁹। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए 20 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होगा? यानी कि आपको विद्युत आवेश का मान निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? ESU मात्रक में। जनरली ये जो पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आप जरा सा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो आप लोग पढ़े हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन आपको क्या कूलम में मांग रहा है? नहीं, वो मांग रहा है ESU में। तो अभी तक पढ़े कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम या ESU। तो हमको सिंपल से पूछ रहा है, एक कूलम बराबर हमको पता है 3 × 10⁹ ESU होता है, तो पूछ रहा है इतना कूलम में कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम को गुना कर देना है 3 × 10⁻9, इससे हो जाएगा ESU, यानी ये कूलम कन्वर्ट हो गया किसमें? ESU। कुछ दिक्कत नहीं, गुना करेंगे 4.8 × 10⁻⁻10 इतना, और ये किसमें आ जाएगा? ESU। इट्स द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रा में कितना होगा? 4.8 × 10⁻�10। क्यों होगा? क्योंकि कूलम में नहीं मांगा, इसको ESU में मांगा। तो एक कूलम बराबर इतना ESU होता है, इतना कूलम बराबर इतना ESU होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम आवेश बराबर डैश ESU। तो अभी तो पढ़ा है बाबू, जब भी इसमें का क्वेश्चन आए रात से लिख लो, एक कूलम बराबर आप पढ़े हैं 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम का ही दूसरा नाम है ESU। तो एक कूलम बराबर इतना ESU हो जाएगा 3 × 10⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सुचालक बलों को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो दोनों बलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब दो सुचालक बलों को अलग अलग आवेशित करके जोड़ देंगे तो उसका क्या संरक्षित रहेगा? आवेश। क्योंकि आवेश का लेन देन हो सकता है लेकिन वो नष्ट नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का नष्ट हो जाता है। क्यों ऊर्जा का नष्ट हो जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा, यानी हीट के रूप में नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा की हानि हो जाएगी, लेकिन आवेश का तो हानि नहीं होगा, आवेश संरक्षित रहेगा, क्योंकि आवेश का केवल लेन देन होगा। समझ में आ गई? ऊर्जा क्यों संरक्षित नहीं होगी? क्योंकि ऊर्जा का लॉस होगा, किस रूप में? तो उष्मा ऊर्जा के रूप में, हीट के रूप में, क्योंकि जब भी रगड़ेंगे हीट उत्पन्न होगा, और उस रूप में कुछ न कुछ ऊर्जा की लॉस हमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवेश का मूलभूत गुण नहीं होता है? तो आवेश के 3 मूलभूत गुण हैं, एक योज्यता का गुण, एक संरक्षण का गुण, और एक क्वांटमीकरण का गुण। तो बल की वृत्तीय प्रकृति ये नहीं है। 22 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब ये मस्त क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, अब ध्यान से देखिए, आपको हम सिखाए थे कि ए वस्तु है और बी वस्तु है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब दिया है मतलब द्रव्यमान में क्या आएगी? द्रव्यमान में आएगी कमी, और ये नेगेटिव चार्ज है मतलब लिया है, यानी इसकी द्रव्यमान क्या होगी? अधिक। तो लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला है? केवल बोला आवेशित, यानी कि अब हमको क्लियर नहीं किया पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम भी क्लियर नहीं बताएंगे कि बढ़ेगी कि घटेगी, तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित, तो इस बार क्लियर कर दिया, ऋण कर रहा है मतलब ले रहे हैं मतलब द्रव्यमान बढ़ेगी। 24 नंबर, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए और बी दिए गए हैं। तो बाबू ए दिया गया है और बी दिया गया है, पूछ रहा है ए पर एक प्लस क्यू आवेश है, यानी इस पर प्लस क्यू आवेश है, और बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो द्रव्यमान के केस में सवाल है, अब देखिए प्लस है यानी इसकी द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी, और इसकी द्रव्यमान क्या होगी? ज्यादा, नेगेटिव चार्ज है ज्यादा द्रव्यमान। अब जरा से यहां से पढ़िए, ए का द्रव्यमान बढ़ जाती है, ए का द्रव्यमान तो घट गया है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाती है, हां बी का द्रव्यमान ज्यादा यानी
बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 24 नंबर हो गया। 25 नंबर, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? तो जाहिर सी बात है हम पढ़ाएं, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को ESU और इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन। तो जरा से देखिए कौन ऑप्शन है, 3 × 10⁹, ठीक है, और ESU दिया, ESU होता है इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर, एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वस्तु होनी चाहिए, यानी कि एक छड़ है और ये कैसा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। आकर्षित करने के लिए क्या होना चाहिए? ये माइनस होनी चाहिए, तब तो आकर्षित होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आकर्षित होगा तो वो नेगेटिव को भी आकर्षित कर सकता है, और दूसरा अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसको भी आकर्षित कर सकता है। यानी कि इसका आंसर चल जाएगा नेगेटिव वाला भी कर सकता है और उदासीन वाला को भी, यानी ऋण आवेशित को भी और अनावेशित को, ये दोनों को आकर्षित कर सकता है। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता और ये कोई वस्तु रहता और यहाँ आकर्षण की जगह अगर गलती से पूछ देता कि प्रतिकर्षित करेगा यानी रिपेल करेगा, तब वस्तु क्या होनी चाहिए? तो रिपेल तब करता है जब सेम नेचर का हो, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस होनी चाहिए, तब आप प्लस और उदासीन नहीं मारेंगे। लेकिन आकर्षण उदासीन हो जाता है, याद रखिएगा उदासीन वस्तु हमेशा आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा कि धन आवेशित कांच की छड़ है किसी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वस्तु क्या होनी चाहिए? तो एक तो धन आवेशित ऑलरेडी है, आकर्षण करने के लिए वो ऋण होना चाहिए, और एक ऑप्शन में यहाँ दिखा है अनावेशित, तो अनावेशित को भी वो कर सकता है, आंसर डी चला जाएगा। समझ गए? लेकिन यही लिखता प्रतिकर्षण करती है, तो हम क्या लिखते हैं? आंसर धन आवेशित है तो आंसर धन आवेशित ही जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है? तो बाबू जब भी संभव का क्वेश्चन बोले तो n निकालना है। n का फॉर्मूला क्या होता है? Q/E, और आप लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन से 5.8 × 10⁻−18, तो ये E का वैल्यू आप जानते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे 5.8 × 10⁻18 Q का वैल्यू, और इधर 1.6 × 10⁻90, तो ये कभी संभव नहीं है, कटेगा। तो क्या आपको पता है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए वो आना चाहिए 1 2 3 4, इस तरह आना चाहिए। तो ये कभी नहीं कटेगा, इस तरह का वैल्यू नहीं आएंगे। ये भी देखिए नहीं कटेगा 1.6 से, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा। देख लीजिए n बराबर 3.2 × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻90, ये काटिएगा, ये बार में कट जाएगा, दो बार में। 2 × 10⁻, यहाँ देखिए -18, और ये ऊपर जाएगा तो +19, यानी 2 × 10 यानी कितना हो जाएगा? 20, यानी कि ये n क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि इट्स योर करेक्ट आंसर। n निकालने का ये तरीका है, और इसका एक बेहतरीन ट्रिक हम दिए हैं। अभी संभव नहीं है पढ़ा पाना, अगर आप लोग चाहेंगे बोलेंगे तो एक वीडियो लाके उसको भी पढ़ा देंगे n निकालने का तरीका। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह आता है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा हार्ड नहीं आता है, तो आप देख लेंगे इससे जो डिवाइड चला दिया वही आपका आंसर होगा। तो डिवाइड यहाँ कौन जा रहा है? 3.2। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड पर 1 नैनो कूलम आवेश है, यानी कि आवेश जो है Q है वो 1 नैनो कूलम है। 1 नैनो कूलम का मतलब 1 × 10⁻⁹ कूलम। अब पूछ रहा है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब क्या पूछ रहा है? n, और n का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? Q/E। तो जरा सा बताइए Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁹, और E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक बात याद रखिएगा, इसको जब भी डिवाइड करेंगे आप, जब भी डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा इंटू 10⁻, यहाँ देखिए -9 अब +19, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻10। क्या ये ऑप्शन है? तो सारा ऑप्शन 6.25 में है, यानी कि इसको हमको कन्वर्ट करना होगा 6.25 इंटू 10⁻, याद रखिएगा पॉइंट को एक आगे शिफ्ट किए हैं, एक आगे शिफ्ट करेंगे तो पावर एक घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 9, यानी 6.25 into 10⁻9 इट्स द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा पावर को जब इधर ले जाएंगे तो घटेगा, इधर ले आएंगे जुड़ेगा। ठीक है, तो हम 6.25 into 10⁻9 लिख सकते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। 28 नंबर। 29 नंबर, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति, तो आपको पढ़ाया था अगर द्रव के एक बूंद को आवेशित करिए, चाहे पॉजिटिव कीजिए चाहे नेगेटिव करिए, तो ये क्या होता है? फैलने लगता है। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जा रही है? घट जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो जा रही है। जबकि आप फैलने की प्रवृत्ति लिखा तो बढ़ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो याद रखिएगा एक कूलम आवेश उसे कहते हैं जब दो आवेश के बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आपको पूछ रहा है बल, आपका फार्मूला पढ़े होंगे K Q1 Q2 बटे R²। तो K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9
Q1 यानी 1 कूलम का आवेश है, 1 गुना 1 और 1 मीटर की दूरी पर है यानी 1 का स्क्वायर, यानी रिजल्ट आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इट्स द करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके मध्य बल क्या होगा। एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, अगर दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है, तो याद रखिएगा इनके बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यानी F और R में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी एक चीज याद रखिएगा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा और दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। एकदम ये ट्रिक याद रखिएगा कि दूरी बढ़ाएंगे तो बाबू बल घटेगा, दूरी ज्यादा बल कम, और अगर दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एकदम ये चीज याद रखिएगा, पूछेगा दो वस्तु के बीच की दूरी बढ़ा दे तो बल क्या होगा, तो बढ़ा दे तो बल घट जाएगा, घटा दे तो बल बढ़ जाएगा। और एक सवाल आता है कि इनके बीच अगर कोई माध्यम डाल दिया जाए तब बल क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर माध्यम डाल दिया जाए तो भी बल जो होगा वो घटेगा, याद रखिएगा घटेगा। और इसी चैप्टर में क्वेश्चन आता है संधारित्र वाला, तो आपका एक और इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन सीख लो, यदि दो आवेश के बीच कोई भी प्राविद्युत डाल दिए तो उनके बीच लगने वाला बल जो है वो घट जाएगा, जबकि धारिता जब पूछ दे संधारित्र के धारिता तो धारिता बढ़ जाएगी। ये दोनों में मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा, बल पूछा घटेगा डालने से, धारिता पूछा बढ़ेगा, धारिता हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी याद रखिए दो आवेश के बीच अगर कोई भी प्राविद्युत डालेंगे तो उनके बीच जो बल है वो घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए मेरा कुछ और है, हम अभी आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कम समय में ज्यादा बताना पड़ रहा है, फाउंडेशन रहते थे एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ाते, बड़ा मजे से डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर बल क्या होगा, देखिए मेरा ट्रिक से याद रखिएगा, दो आवेशों के बीच जो बल का फॉर्मूला है आपका वो होता है K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब बोल रहा है दूरी दोगुनी करिए, यानी कि r का वैल्यू जो है वो 2r करिए, तब f डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 में कोई चेंज नहीं, Q2 में कोई चेंज नहीं, लेकिन r की जगह कितना पुट करना है 2r, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद अब ये पुरनकी वाले को घेर दीजिएगा, ये घेर दीजिए, तो आप देखिए जरा सा, इसको हम क्या कहते हैं f, जो घेरे f, और नीचे में कितना बच गया 4, और नीचे 4 का मतलब होता है क्या चौथाई, यानी कि बिकम 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी r है तो बल समानुपाती होगा। अब देखिए समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में बच्चे बहुत जबरदस्त गलती करते हैं, लेकिन आज मेरा ट्रिक से कभी गलती नहीं करेंगे। पहले ये बताओ कि दो आवेशित कणों के बीच जो बल लगता है उसका फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अगर देखिए F अगर हम लिख रहे हैं समानुपाती, ध्यान से देखिएगा, ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, F समानुपाती लिखे हैं तो अब कुछ नहीं लिखेंगे, r स्क्वायर नहीं, सीधा लिखेंगे 1 बटे r स्क्वायर, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटे r स्क्वायर, r के साथ पूछ रहा है ना 1 बटे r स्क्वायर। अब दूसरा देखिए F अगर क्वेश्चन में लिख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती तो आप केवल नीचे लिखेंगे कौन चीज r स्क्वायर। पहले ये लिख लीजिए कि F समानुपाती पूछा तो r स्क्वायर नहीं 1 बटे r स्क्वायर, F व्युत्क्रमानुपाती पूछा केवल r स्क्वायर। अब देखते हैं सारा ऑप्शन जो है मेरा पावर में है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं r पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा कौन समानुपाती वाला, तो समानुपाती वाला का आंसर क्या जाएगा r पावर -2, इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती पूछता है r पावर 2 जाता है, यानी कि ये जाता है। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी सवाल आए आप F जो लिखा है ठीक है समानुपाती, ठीक है नीचे है तो 1 बटे लिख लेंगे 1 बटे r स्क्वायर, इसको व्युत्क्रमानुपाती खाली नीचे बना। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो आवेशित कणों के बीच 200 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि दो आवेशित कणों के बीच जो बल लग रहा है कितना न्यूटन का लग रहा है 200 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि दोनों कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तब बल क्या होगा। तो आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। पूछ रहा है दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो आप F डैश देखिए ना क्या होगा K Q1 Q2 बटे 2 गुनी, यानी कि 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। हम बोले इसको घेर लीजिएगा, इसका नाम होता है F बटे 4 और F का वैल्यू दे रखा है कितना न्यूटन 200 बटे 4, यानी कट जाएगा कितना न्यूटन 50 न्यूटन, तो इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल F1 है, यानी दो आवेशित कणों के बीच मान लीजिए कि ये Q1 है
और ये वाला बोलो कौन सी है Q2। इनके बीच जो बल लग रहा है वो है F1। जरा सा बोलिए F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K दूरी R मान लीजिए, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आगे पढ़िए, यदि उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो बल F2 हो जाती है, यानी R क्या कर देना है 2R, तब ये F2 हो जाता है। तो बोलिए K Q1 Q2 बटे 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, इसको घेर दीजिएगा तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो जिसको घेरे इसको F1 लिख सकते हैं, तो F1 बटे 4। तो पूछ रहा है कि F1 और F2 का अनुपात क्या होगा, तो जरा सा देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आपको रेशियो किसका चाहिए, F1 और F2 का। F1 यहाँ है, इसको यहाँ ले आइए 4 और नीचे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा F1 और नीचे चल जाएगा F2। तो रेशियो पूछा था F1 बटे F2 तो 4:1 हो जाएगा। और F2 और बटा F1 पूछता तो 1/4 हो जाता। देख लीजिएगा, कैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। समान परिमाण का मतलब है कि ये Q है तो ये भी Q है, अब बीच का दूरी कितना है R, F बल लगाते हैं। F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q बटे R स्क्वायर, यानी F बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है कि यदि आवेश को आधा कर दिया जाए और उनके मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए F डैश क्या होगा, K का Q, आवेश को आधा मतलब Q/2 का होल स्क्वायर, आधा कर दीजिए, बटे बोल रहा है दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि R को क्या कर देना है 2R का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए, K का K और Q का Q स्क्वायर बटे 4 बटे 2 का मतलब 4 R स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लिखेंगे K Q स्क्वायर बटे 16 R स्क्वायर हो जाएगा। और याद है यही तो मेरी पुरनकी वाली है, पुरनकी वाली को हमेशा घेरना है। तो बताइए जरा सा पुरनकी वाली को क्या कहते हैं, F/16। इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हैं, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन से पूछा जा चुका है जेक में। पूछा है कि +3 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बाबू, ध्यान से पढ़िए। एक को कितना है बाबू, ध्यान से देखिए, +3 माइक्रोकूलम, यानी ये वाला वैल्यू है +3 माइक्रोकूलम और दूसरे वाला वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम, लेकिन इसका साइन नहीं दिया है कि प्लस है कि माइनस है। लेकिन एक चीज बोल दिया है कि एक दूसरे को 1 न्यूटन के बल से आकर्षित कर रहा है। आकर्षित तब होगा जब ये प्लस और ये क्या हो माइनस। अब इनके बीच जो दूरी है वो हमको पता नहीं है, तो कितना मान लेते हैं। पूछ रहा है कि उनमें से प्रत्येक को +5 माइक्रोकूलम का आवेश जोड़ा जाए, यानी इसको भी +5 दे दिया, इसको भी +5 दे दिया जाए, तब बल क्या होगा। तो पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। केस 1, केस 1 में क्या देखो तो जरा सा, +3 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, दूरी r है, अब बल 1 न्यूटन लग रहा है। बल का फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का वैल्यू 1 दे रखा है, K का वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसमें के क्वेश्चन में K का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हम R का वैल्यू निकालते हैं। एकदम याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी अतिरिक्त आवेश वाला दे तो आपको R का वैल्यू निकालना है। K Q1 का वैल्यू बोलो 3, Q2 का वैल्यू बोलो 8 बटे R स्क्वायर। तो आप R स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8 या 24 के हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना मान लीजिएगा 1। कोई ऐतराज। अब आगे पूछ रहा है नेक्स्ट केस में कि यदि प्रत्येक को +5 माइक्रोकूलम दे दिया जाए, तो इसको भी +5 दे दीजिए, तो +3 ऑलरेडी था, अब +5 दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। देखिए सब माइक्रोकूलम में है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इसको भी +5 दे दिए तो -8 था, अब +5 दे दिए यानी कि -3 माइक्रोकूलम हो गया। बात समझ में आ गई क्या। अब जरा सा देखिए, आवेश हो गया एगो 8 माइक्रोकूलम और एगो -3 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस तो लेते नहीं है। तो अब बताइए F डैश जो होगा केस 2 में वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, F का फार्मूला वही होता है K Q1, Q1 का मतलब 8, Q2 का मतलब 3 बटे कौन स्क्वायर R स्क्वायर। R स्क्वायर का वैल्यू तो निकाल के रखिए, K 8 या 24 बटे R स्क्वायर का वैल्यू 24 के, देखिए 24 24 कट गया, K कट गया, रिजल्ट कितना हो गया 1। बात समझ में आ गया। अब देखिए जरा से, इसका साइन है प्लस में, इसका साइन है माइनस में, यानी कि आकर्षण होगा 1 न्यूटन आकर्षण, 1 न्यूटन अट्रैक्शन। आप एक और ट्रिक देखो, देखिए ये +3 था और ये -8 था, कितना दिया है +5 माइक्रोकूलम दिया है। जब भी ऐसा सवाल है ना एक बार चेक कर लेना, इसको +5 दो 8 हो गया, इसको +5 दो 3 हो गया, यानी ये डाटा यहां चला गया, ये डाटा यहां आ गया। अगर ऐसा हो तो देखिएगा फोर्स भी उतना ही लगेगा, यानी 1 न्यूटन ही लगेगा। और देख लीजिए इसका प्लस इसका माइनस, आकर्षण का बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ डाटा खाली एक्सचेंज होनी चाहिए, और एक्सचेंज नहीं हुआ तो आप प्रोसेस अपनाइएगा, R स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा,
फिर एफ गैस का फॉर्मूला में पुट करके रख के काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन 99% चांस से ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आवेश +3 कूलम +q और एगो बड़ी q एक सरल रेखा में समान दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं ये क्वेश्चन ऐसे फाउंडेशन का है। देखिए बाबू, एक मान लीजिए इस जगह है, एक इस जगह, एक इस जगह, समान दूरी है, यानी कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी बराबर है। 3 आवेश, ये +3 कूलम और एगो है बाबू +q और एगो है q, एक सरल रेखा में समान दूरी पर स्थित है। पूछ रहा है इस q पर शून्य बल के लिए इस q का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जरा से बताइए कि ये प्लस और ये प्लस, यानी प्रतिकर्षण q को क्या कर रहा है, +3q इस q को इधर धक्का मार रहा है। ध्यान से देखिए, बीच में q है, ये +3q उधर धकेल रहा है। अरे ये बेचारा जो है इसको इधर धकेलेगा तभी तो जीरो होगा। तो एक बात समझिए, इधर कब धकेलेगा, जब आकर्षण होगा प्रतिकर्षण, यानी एक चीज तो साइन क्लियर हो गया कि +q प्लस होगा, साइन क्लियर हो गया कि ये इधर से लगा रहा है तो ये वाला इधर धकेलेगा, यानी कि अगर दोनों मान लीजिए इसके बीच लग रहा है F1 बल, इसके बीच लग रहा है F2 बल, अगर F1 और F2 बराबर हो गया तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि देखिए इधर से वो खींच रहा है, इधर हमको एगो उधर से धकेल रहा है, इधर से धकेल रहा है, और दोनों बल बराबर हो गया तो हमको कोई बल नहीं लगेगा। सेम उसी प्रकार समझिए, ये प्लस है, क्लियर है, ये भी प्लस है, क्लियर है, यानी इधर धकेल रहा है। इसका हमको नेचर नहीं पता था कि प्लस है कि माइनस है, तो ये अगर इधर धकेलता तो इधर धकेल, यानी कि ये वाला माइनस होता, आकर्षण करते इधर, लेकिन अभी इधर धकेल रहा है तो हमको इधर धकेलना है, यानी कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण करना है, तब साइन क्लियर हो गया। अब जरा सा देखिएगा कि ये तभी संभव है जब F1 बराबर क्या हो जाए F2, तभी ये नेट फोर्स 0 होगा। तो F1 का वैल्यू देखिए K Q1 यानी 3Q और Q2 मतलब Q बटे दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं कितना है, R है, तो ये भी RA होगा, यानी R²। इसका भी देखिए K एगो हो गया Q, एगो हो गया बड़े Q बटे कौन स्क्वायर, R², ये R² कैंसिल, K कैंसिल, देखिए ये Q से ये Q कैंसिल, यानी 3Q बराबर बड़ी Q, यानी आपको वैल्यू मांगा था बड़ी Q को क्या होगा, बड़ी Q का 3Q होगा, और नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होता तो ये इधर फोर्स लग जाता, यानी कि इधर लगा रहा है इधर लगा रहा है, तब 0 नहीं होता, दोनों टकराना चाहिए तब 0 होगा, इसलिए ये प्लस होगा तब ये इधर लगाएगा और ये इधर लगा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा Fg और Fe क्रमशः एक गुरुत्वीय बल है और एक स्थिर वैद्युत बल है, r दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दर्शाते हैं, तो Fg और Fe अनुपात की कोटि क्या होगा। अब एक सवाल खतरनाक बताते हैं, दो चीज है, एक Fg और एक वो है Fe, इसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। देखिए जो हम बता रहे हैं अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप गलती नहीं करेंगे। गुरुत्वीय बल और ये है स्थिर वैद्युत बल। आप पहले ईमानदारी से देखिए कौन तो बल सबसे ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा ताकतवर है, तो आप पढ़े होंगे स्थिर वैद्युत बल ज्यादा ताकतवर है, गुरुत्वीय बल कमजोर है, यानी कि Fe जो है वो ज्यादा ताकतवर है Fg से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन रहता प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, तो याद रखिएगा 10⁻39 होता, ये सॉरी 10⁻36 होता, ये आपको याद रखना है, कोई उपाय नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, समय कम है। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच पूछता तो पावर होता है 10⁻39, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच पूछेगा तो पावर होगा 10⁻42। ये तो क्लियर है। अब दूसरा सवाल है कि सर ये पावर कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो देखिए आपको क्या पूछा है, Fg और Fe, सबसे पहले देखिए किसके बीच है, इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर हो गया 30-42 लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन है 42। अब है कि Fg मतलब कमजोर वाला ऊपर है और ताकतवर नीचे है, अगर कमजोर ऊपर है और ताकतवर नीचे, कमजोर ऊपर है तो माइनस होगा, यानी कि ऑप्शन माइनस जाएगा। यही ऐसा रहता है Fe बटे Fg, देखिएगा क्वेश्चन जब भी आएगा ध्यान से पढ़िएगा, Fe बटे Fg यानी ताकतवर ऊपर है कमजोर नीचे, ताकतवर ऊपर तो प्लस जाता है, यानी कि ये आंसर जाता है। अभी क्या है, कमजोर ऊपर है ताकतवर नीचे, कमजोर ऊपर है तो माइनस जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ना के प्रोटॉन के बीच होता तो 10⁻36 होता, कब, ध्यान से देखिएगा ये कब होगा, ये देख लीजिए बाबू, प्रोटॉन के बीच 10⁻36 तब होगा जब Fe बटे Fg हो, और अगर गलती से Fg बटे Fe हो तो बाबू यही हो जाएगा 10⁻36, क्योंकि कमजोर ऊपर है माइनस जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच पूछे तो 10⁻39, और इलेक्ट्रॉन के बीच पूछे 10⁻42। तो अभी हमको पूछा था कमजोर ऊपर ताकतवर नीचे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच पूछा था, इसलिए 42 नहीं -42 आंसर।
इस वीवीआई क्वेश्चंस बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। जनरली बच्चे एक क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और यही मार देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से 3 चीज पर ध्यान देना है। पहला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है। दूसरा Fg बटे Fe है कि Fe बटे Fg है। उस अकॉर्डिंग आंसर चूज कीजिएगा आप। नेक्स्ट, 3 आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर है। 3 आवेश है और तीनों समबाहु त्रिभुज के कहां है बाबू? शीर्ष पर है। एक आवेश क्यू है, एक आवेश क्यू है, एक आवेश क्यू है। अब पूछ रहा है कि केंद्र पर रखे आवेश, यहां एक केंद्र पर रखे आवेश रखा है क्यू। पूछ रहा है इस पर विद्युत बल कितना होगा? याद रखिएगा तीनों लगाएगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी आंसर क्या चला जाएगा? 0। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? याद कर लीजिएगा, आएगा तो सेम टू सेम मिल जाएगा। 42 कूलम बल कैसा बल है? तो आपको दो बातें याद रखना है कूलम बल के बारे में जो आपके एग्जाम में आता है। पहला, कूलम बल जो है वो केंद्रीय बल है, यानी इसकी दूरी केंद्र से नापी जाती है। और दूसरा ये संरक्षी बल है, संरक्षी बल। तो यहाँ लिखा है केंद्रीय बल और यहाँ केंद्रीय बल नहीं होगा, ऑप्शन में होगा संरक्षी बल। और आपका आंसर चला जाएगा दोनों एंड बी। कूलम बल केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है, यानी सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये दोनों होता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 निर्वात विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आप लोग एफ का फार्मूला पढ़े होंगे, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी को जब डिटेल पढ़े होंगे तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आपको किसका मात्रक पूछा है? एप्सिलॉन नॉट का। यानी कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दें तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जरा सा बताइए इसका कौन मात्रक पूछा है? एसआई मात्रक। तो 1 का कुछ होगा नहीं, आवेश का कूलम। फिर देखिए दूसरा आवेश का कूलम बटे 4 का नहीं होता, पाई का नहीं होता, F का बल का न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। और एक सलाह देंगे, याद करिएगा वीवीआई है तो आंसर कौन चला जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका गलती से पूछ दे, इसका दो तीन चीज और पूछता है। अगर इसका पूछ दे बाबू कौन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला। तो कूलम का पढ़े होंगे 80 होता है, 80 और फिर दूसरा कूलम का 80 बटे न्यूटन का बल का होता है ml⁻⁻2 इनटू मीटर का l स्क्वायर। अब जरा सा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले m बोला लिखिए, तो m बोला एक ही जगह यही है, तो m ऊपर चल जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा। l देखिए जरा सा, एक l और दो l, 3l ऊपर जाएगा तो l⁻³ हो जाएगा। और t देखिए, एक और एक, दो का t ऑलरेडी ऊपर में है, यानी कि और यहां से t-2 ऊपर जाएगा तो +2, यानी t का पावर क्या हो जाएगा? 4। और a और a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। यानी ये इसका डायमेंशन होता है m-1 l-3 t का पावर 4 a का पावर 2। तो एक को छुटा के देख लीजिएगा, m⁻⁻1 1 और 2 3 l और t जो है 2 और ये t 2 ऊपर जाएगा 4 और इस पर इट्स योर डायमेंशन फार्मूला। वैल्यू पूछेगा इसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछेगा तो 8.854 into 10 का पावर -12। और आप लोग को याद ही होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह एक और मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, याद रखिएगा, ठीक है? उम्मीद करें। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि निर्वात विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश की परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था? मैंने पढ़ा है 8.854 10 का पावर -12 और इसका दूसरा वाला मात्रक दिया है फैराडे पर मीटर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन r का वैल्यू आप पढ़े होंगे, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये मीडियम का होता है, इसी को हम एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्ट लिखते हैं, यानी इट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? आपको दो ही को याद रखना है। अगर धातु का पूछा अनंत, वायु का पूछा 1, दो ही क्वेश्चन आएगा, वायु का या धातु का। धातु का पूछेगा एप्सिलॉन r अनंत और वायु का पूछेगा 1। नेक्स्ट, वायु आ गया, वायु की सभी विद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में दो आवेश Q1 और Q2 d दूरी पर रखे हैं। यदि इनके मध्य लगने वाला बल F, यानी कि एगो Q1 है और एगो Q2 है और इनके बीच दूरी d दूरी पर है, d दूरी पर है। यदि इनके मध्य लगने वाला बल F है तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मतलब d स्क्वायर। पूछ रहा है यदि उनके चारों ओर परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए
तो अब बल का मान क्या होगा, हम आपको सिखाए थे कि यदि दो आवेश के बीच अगर प्रावेदितांक डाल दिया जाए तो उनके बीच का बल बढ़ता है कि घटता है ये बता दो। तो बाबू याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, घटेगा। आपको ट्रिक देते हैं, इस तरह बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो एक चीज तो हो गया क्लियर, घटेगा। कितना घटेगा, तो जितना इसका वैल्यू होगा, यानी जिसका इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर या के होता है प्रावेदितांक नियतांक को, तो जो वैल्यू दिया गया उतना ही घटेगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो एफ डैश का फॉर्मूला होता है एफ बटे एप्सिलॉन आर, या आप लोग बोल सकते हैं एफ बटे के मतलब जो डाले हैं उसका वैल्यू। तो सिंपल सी बताइए एफ डैश बराबर क्या होगा, पहले कितना बल लगता था एफ और कितना का डाल दिया 4 वाला, यानी एफ बटे 4। इट्स योर करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जब भी दो आवेश के बीच में प्रावेदितांक डालेगा बल घटेगा। घटने का मतलब कितना घटेगा पूछ दे तो जितना का डाला है उतना घटेगा। यानी कि आपका जो फॉर्मूला याद रखिएगा एफ डैश का माध्यम डालने के बाद एफ बाय एप्सिलॉन आर या एफ बाय के, ठीक है। के मतलब प्रावेदितांक, एप्सिलॉन याद का मतलब सापेक्षिक प्रावेदितांक, ठीक है। उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वायु में दो आवेश के बीच F न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी कि जो बल है वो कितना न्यूटन है, 4 न्यूटन वायु में। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भर दिया जाए जिसका सापेक्षिक पारगम्यता 8 है, सापेक्षिक पारगम्यता का मतलब है के कितना दिया है 8 दिया, तो पूछ रहा नया बल क्या होगा। हम बोले थे जब भी कुछ भरेंगे तो F डैश का फॉर्मूला होता है F बाय के, यानी 4/8। बहुत बच्चे 1/2 करते हैं और आंसर मार के आ जाते हैं 0.2, गलत है बाबू। 1/2 का मतलब होता है 0.5 न्यूटन। इट्स योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करें चलिए आज का जो था हम लोग का वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और आगे आप लोगों को क्या चाहिए जरा सा कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट लाइक आएगा तो हम मोटिवेट होंगे और इस तरह का सीरीज लेकर आएंगे। और अगर आप लोग का सारा पूरा यूनिट 9 तक पढ़ा दिया जाएगा। जरा सा बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। धन्यवाद।